एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम खैरी था। वो हमेशा अपने काम में बहुत बिजी रहता था। अपने कलीग से आगे निकलने के लिए बहुत मेहनत करता था। वो अपने प्रोजेक्ट में और ईमेल का रिप्लाई करने में पूरी रात गुजार देता था। इसकी वजह से उसकी बहुत नींदें सेक्रीफाई होती थी। बहुत टाइम तक ये चलता रहा। फिर एक दिन कैरी ने रियलाइज किया कि अब उसे भूलने की आदत हो रही है। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। फिर भी कैरी इन चीजों को हल्के में लेता था। टाइम चेंज होता रहा, लेकिन धीरे धीरे कैरी की हेल्थ खराब होने लगी। उसे सर दर्द और चक्कर आना स्टार्ट हो गया। फिर भी कैरी को कोशिश यही रहता था कि वो अपने बाकी के सारे कलीग से हमेशा आगे रहे। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस में कैरी बेहोश हो जाता है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और जब उसे होश आया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि नींद ना पूरी होने की वजह से उसका पूरा शरीर गंभीर रूप से कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से उसे बहुत सी बीमारियां लगती रहेगी। इतना ज्यादा काम इसलिए करता था क्योंकि उसे लगता था कि वह जितना ज्यादा टाइम बाकी चीजों से बचा के अपने काम में देगा उतना ही सक्सेसफुल होगा, बिना ये सोचे कि उसका उसकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट की ये थ्योरी काम नहीं करती। इसके लिए फ्रेडरिक टेलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। फ्रेडरिक टेलर, जिन्हें हम द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक बार फैक्ट्री के वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी को टाइम के बेस पर चेक किया। उन्होंने वॉच निकाले और कैलकुलेट किया कि वर्कर को आयरन पीसेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कितना टाइम लगता है। इसके बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक तरीका बताया आयरन पीसेस को मूव करने का, जैसे कि आयरन पीसेस को कैसे उठाना है, किस डायरेक्शन से होते हुए उसे किस तरीके से आयरन पीसेस को रखना है, सो ऑन। जब वर्कर्स इस तरीके को फॉलो करने लगे तब उन्होंने देखा कि कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन थी। वर्कर्स पूरे दिन सेम प्रोडक्ट ऑफ आउटपुट नहीं दे पा रहे थे। जैसे कि अगर 10 मिनट में वो 5 पीसेस मूव करते थे तो अगले 10 मिनट में वो सिर्फ 4 ही आयरन पीसेस मूव कर पा रहे थे, क्योंकि वो थक चुके थे और इस वजह से प्रोडक्शन आउटपुट गिरने लगा था। और इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि एक ही दिशा में काम करने पर कुछ टाइम तो हम प्रोडक्टिव रह सकते हैं, तो के लिए हम उसका नुकसान ही झेलेंगे और हमारा ओवरऑल क्रिएटिविटी कम ही होगी। क्रिएटिविटी में नुकसान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी एक फेमस ऑथर पे एक बुक बहुत ही सुपर हिट गया हो और यही उसकी दूसरी बुक फ्लॉप ले गई हो। फॉर एग्जाम्पल द फ्लॉट इन आवर स्टार एक बुक है जिसके ऑथर है जॉन ग्रीन, और उनकी ये बुक बहुत ही फेमस हुई थी। इवन इस पर इंग्लिश मूवी भी बनी थी और हिंदी मूवी दिल बेचारा भी इसी बुक का कॉन्सेप्ट था। जबकि इनकी दूसरी बुक एन एविडेंस ऑफ द कैथलिक के रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं रहा। क्रिएटिविटी का हम एक और भी इंडियन एग्जाम्पल देखते हैं। मोहित चौहान अपने एक इंटरव्यू में बताते कि जब उन्होंने जब भी मेट से तुमसे ही सॉन्ग मिला तब उन्होंने 1 महीने का ब्रेक लिया और म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने भी इस बात को समझते हुए होल्ड पर रखा। फिर जब मोहित चौहान ने वापस आकर इस सॉन्ग को रिकॉर्ड किया तब उसमें अलग ही बात थी और इसलिए इस सॉन्ग को रिलीज होते ही सबका फेवरेट सॉन्ग बन गया। अगर मोहित चौहान ये ब्रेक ना लेते तो वो इस सॉन्ग में इमोशंस ना डाल पाते और फिर शायद ही ये सॉन्ग कभी इतना पॉपुलर होता। तो इससे एक बात तो क्लियर होता है कि टाइम मैनेजमेंट तो नहीं है खुद को ग्रो करने के लिए, बल्कि कुछ और है, और इसका जवाब है माइंड मैनेजमेंट। डेविड कैडबरी अपने बुक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में एक्सप्लेन करते हैं कि हम अपनी क्रिएटिविटी को ग्रो करने के लिए 4th स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी और 7 मेंटल स्टेट ऑफ क्रिएटिविटी वर्क को समझ सकते हैं, और हम आज इस ऑडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 4th स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी की। स्टेज 1 प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्रिएटिविटी का वो स्टेज होती है जहाँ पर हमारा लर्निंग पीरियड चल रहा होता है। इस स्टेज पर हम अपना सारा टाइम रिसर्च को देते हैं। इसे हम द बेटर ग्रुप के मेंबर पॉल मैकार्टनी के एग्जांपल से समझ सकते हैं। कोई भी सॉन्ग कंपोज करने से पहले म्यूजिशियन बहुत से सॉन्ग्स को सुनते हैं, उसे इम्प्रेस होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही पॉल के साथ भी हुआ था। उन्होंने वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंपटीशन सुनी और सारा समय प्रिपरेशन स्टेज पर गुजारा। एक बार जब प्रिपरेशन स्टेज पूरी हो जाती है तो फिर आता है इट इज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन वो स्टेज होती है जहाँ पर हम एक्टिविटी काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उस काम से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। प्रिपरेशन स्टेज से हम थक चुके होते हैं और इसके लिए हमें रेस्ट की जरूरत होती है, और एग्जैक्टली पॉल ने भी ऐसा ही किया। बहुत सारी कंपटीशन सुनने के बाद बार बार रेस्ट लेते थे। स्टेज 3 इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर हमें हमारे आहा मोमेंट मिलती है। आहा मोमेंट का मतलब है कि अचानक से आपको कोई डिफरेंट थॉट आना जो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, स्पेशली तब जब हम किसी काम को कर भी नहीं रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जब पॉल इनक्यूब स्टेज पर थे तभी वो इल्यूमिनेशन स्टेज पर पहुंच गए। वो जब सो रहे थे तो उनके दिमाग में पुराने सारे सॉन्ग कंपाइल करके एक नई मेलोडी बनाई। जैसे ही पॉल नींद से उठे उन्होंने झट से उठकर उस मेलोडी कोड्स को नोट डाउन कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो एक्शन ली वो है 4th स्टेज, इट इज वेरिफिकेशन। जब पॉल ने कॉर्ड को नोट डाउन किया उसके बाद उन्होंने बहुत से लोगों को मेलोडी सुनाई।
केवल नॉन को ही नहीं बल्कि अननोन को भी। वो जानना चाहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेलोडी पहले से ही एग्जिस्ट करती हो और उन्हें वही सोते हुए सुनाई दिया हो। लोग इससे पूछने के बाद पता चला कि ये ओरिजिनल मेलोडी है और पहले कभी किसी ने नहीं सुना। इस कंफर्मेशन के बाद पहले सॉन्ग को फाइनली रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये है वेरिफिकेशन स्टेज। यहाँ पर हमारे काम को वेरीफाई किया जाता है, पता लगाया जाता है कि हमारा काम सोर्स के हिसाब से सही है या नहीं और हमने इसे सही से मेंशन किया है या नहीं। जब फाइनली ये सॉन्ग रिलीज हुआ तभी ब्लॉकबस्टर हिट हो गया। इस सॉन्ग का नाम था यस्टरडे। अगर एक बार आप फोर्थ स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी को अपने लाइफ में ढाल लेते हैं तो हम पर्सनली ग्रो तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी लिंचपिन बन सकते हैं। अब जब हम क्रिएटिविटी के स्टेज को समझ चुके हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी क्रिएटिव काम को समझने के लिए हमें 7 क्रिएटिव मेंटल स्टेज से गुजरना होता है। इसमें फर्स्ट मेंटल स्टेज है प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेज। इस स्टेज में हमें अपने थॉट को ऑर्गेनाइज करने के लिए खुद से 3 क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि डेविड बताते हैं कि जब वो 1000 फीट ऊपर बिल्डिंग में बैठे होते हैं तब उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बहुत सारे थॉट आ रहे थे और उन्होंने खुद से 3 सवाल किए। नंबर 1, मुझे क्या करना है। नंबर 2, मैं इस काम को कैसे करूंगा। और नंबर 3, मुझे क्या नहीं करना है। इन सवाल को पूछते ही डेविड को अपने प्रायोरिटी के बारे में पता चल गया और ऐसा करने से वो प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट में आ गए। जब हम भी इन 3 क्वेश्चंस को पूछकर इस स्टेज में आ सकते हैं तो प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट में आ गए, तो हम भी इस 3 पूछकर इस स्टेज में आ सकते हैं। तो फिर आता है सेकंड मेंटल स्टेज, एक्सप्लोर मेंटल स्टेज। अपने प्रायोरिटाइज डिसाइड करने के बाद हम क्यूरियस हो जाते हैं और इसकी क्यूरियोसिटी की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस स्टेज में हम जितना हो सके उस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई ऐसे लिखने को दिया जाए, हाउ डिड एपीजे अब्दुल कलाम बिकम सक्सेसफुल, तो इस स्टेज में हम इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे बल्कि हम उनके ओवरऑल क्रिएटिविटी को एनालाइज करेंगे। जैसे उनका बचपन कैसा था, उन्होंने पढ़ाई कैसी करी, उनके इंटरेस्ट क्या थे। इट मींस उनकी एक छोटी छोटी चीज स्टडी करेंगे। जब ये चीज कंप्लीट हो जाती है तो फिर आता है स्टेज 3, रिसर्च मेंटल स्टेट। फॉर एग्जांपल, अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में एक्सप्लोर कर चुके हैं तो अब हम मेन सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि वो सक्सेसफुल एग्जैक्टली हुए कैसे। रिसर्च मेंटल स्टेट में हम पॉइंट टू पॉइंट सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इसके बाद आता है फोर्थ मेंटल स्टेट, जनरेट मेंटल स्टेट। अब तक हम जो भी काम कर चुके हैं इसके बाद आएगा कि हमें खुद से जनरेट करना है, यानी कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें कैसे लिखना है, हमने एक्सप्लोर भी कर लिया है और रिसर्च भी कर लिया है। तो अब बारी आती है नोट डाउन करने की। अब इस स्टेट में हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि फोर्थ स्टेज पर हमारे सारा काम नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन अभी ये सबमिट करने के लिए रेडी नहीं हुआ है। और यहीं पर आता है हमारा फिफ्थ मेंटल स्टेट, पॉलिशमेंट स्टेट। असाइनमेंट पूरी करने के बाद पॉलिश करना बहुत जरूरी है, यानी कि रिचेक करना। यहाँ पर हम एक असाइनमेंट में मिस्टेक जैसे कि कोई ग्रामेटिकल एरर, स्टोरी टेलिंग इम्प्रूवमेंट या स्पेलिंग मिस्टेक को ढूंढते हैं और उन्हें हम इम्प्रूव करते हैं। अब इन 5 मेंटल स्टेट को पूरा करना तो इम्प्रूवमेंट था, लेकिन इसके बाद जो 2 मेंटल स्टेट है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए फिर आता है हमारा 6 मेंटल स्टेट, एडमिनिस्ट्रेट मेंटल स्टेट। हमें हमारे क्रिएटिव काम को करने के साथ साथ और भी बहुत से काम करने बहुत जरूरी है, जैसे कि अपना रूम साफ करना, नेल्स काटना, अपने फैमिली के साथ कहीं पिकनिक पर जाना। और इन सब काम को करने के लिए जो मेंटल स्टेट होती है उसे एडमिनिस्ट्रेट मेंटल स्टेट कहा जाता है। ये मेंटल स्टेट इसलिए जरूरी है कि अगर हम बाकी सारा मेंटल स्टेट में रहते हैं और इस स्टेट को इग्नोर करते हैं तो इससे हमारी ओवरऑल लाइफ इनबैलेंस हो जाती है, क्योंकि हम मशीन नहीं है। इसके बाद आता है हमारा 7 मेंटल स्टेट, रिसर्च मेंटल स्टेट। इस मेंटल स्टेट में हम हमारी थकान और बोरियत को दूर करते हैं। हम फिर से काम करने के लिए खुद को रिचार्ज करते हैं। इस स्टेज में हम कोई भी काम कर सकते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, जैसे कि फैमिली के साथ टाइम बिताना, अपनी फेवरेट मूवी देखना या फिर रिलैक्स होने के लिए सो जाना। फोन की बैटरी खत्म होते ही हम उसको चार्ज करते हैं, लेकिन हमारी बैटरी खत्म होते ही हम यही सोचते हैं कि चलो थोड़ा और काम कर लेते हैं। अपने कलीग से, अपने स्कूल की कंपटीशन से और भी आगे बढ़ जाते हैं। जब हम दिमाग की इन 7 मेंटल स्टेट को सीख जाते हैं तो इससे जो 4 स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी है उन्हें पूरा करना भी आसान हो जाता है। अभी सारी चीज करने में थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा टाइम आएगा कि हम इसमें इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि हमारी क्रिएटिविटी इंप्रूव हो जाएगी। तो कैसा लगा ऑडियो कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।